हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपके सामने बेटा हम क्लास 12th का फिजिक्स का अनसॉल्व लेके आए हैं, जिसमें हमने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में आपको हमने बेटा सेट 1 BS कोड का फिजिक्स पार्ट में हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न और आपके वेरीज जो शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो मैंने आपको बताया था। उसके आगे बेटा हमारा 3rd नंबर खंड स से हमारा 3rd क का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको आगे। अगर आपको उस वीडियो में बेटा अगर कोई भी टॉपिक न समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके आगे मैं आपको देखूंगा, फिर से उस चीज़ को मतलब बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोचेंगे कि और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा अगर ना समझ में आया हो तो। ओके, बाकी हमारा इस सेट 1 का BS कोड वाला है। ये तीसरे का क नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, इसमें है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। ठीक, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमें बेटा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी गई है, तो E आपको बेटा दे दिया गया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप इसे चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा E 45 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो E बेटा क्या हो जाएगा 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिए। 16 5 जा क्या होता है, तो 16 5 जा आपका बेटा होता है 80 का 0 ले लेते हैं, कैरी 8 आया, और 16 और 64 और 8 आपका हो जाता है बेटा 72। ओके, पॉइंट की 1 डिजिट कैंसिल हो जाएगी तो 72.0 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -19 जूल हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र को किससे इंडिकेट करते हैं, V से। V की वैल्यू दी गई है बेटा 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दी गई है। तो आप ऐसे ही इसके सिंबल लिखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगा रहा है, तो हमें इस मार्ग की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। देखिए यहाँ के लिए हम, चूँकि जब कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन आपके वृत्तीय पथ पर क्या करता है, मान लीजिए कि स्मॉल r रेडियस के पथ पर यह क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपका एक अभिकेंद्र बल भी कार्य करता है सेंटर की तरफ, और इस अभिकेंद्र बल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, यानी वो लॉरेंज बल होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल आपका क्या होता है mv²/r होता है, और इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश से ये v वेग से इसको गति कर रहा है वृत्ताकार पथ पे, तो QVB साइन थीटा होता है। चूँकि यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए v से एक v हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी r को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो mv क्या हो जाता है QBR, या r हम कह सकते हैं कि mv अपॉन क्या होता है तो QV। आप इस पे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस पे भी हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि m इलेक्ट्रॉन का हम मास रख सकते हैं, यहाँ पे वेग आपको वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की रखनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे पोटेंशियल हम रख सकते हैं, और ये Q और ये चार्ज है, और ये क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमारा क्या है, हमारे पास ऊर्जा दी गई है, इसको हम और एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए चूँकि काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कि हाफ क्या होता है mv²। अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो देखिए mv², तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी mv², यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 2k। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं v रखते हैं तो v इसमें हम क्या करते हैं m से आप मल्टीप्लाई कर लो अंश और हर में, तो ये हो जाएगा m² v² अपॉन में m।
हमने क्या किया, m से इसमें गुणा कर दिया और m से ही इसमें भाग कर दिया और ये हो गया 2k। अब देखिए mv को बेटा हम लिख सकते हैं कितना, mv को mv स्क्वायर इजकल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2mk या mv इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2mk। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि mv की वैल्यू बेटा आप ये भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम mv की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो r इजकल टू हमारा एक फार्मूला नया बन जाता है अंडर रूट में 2mk अपॉन में क्या हो जाएगा, qv। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले से देखते हैं कि चूँकि r इजकल टू हमारा क्या होता है अंडर रूट में 2mk अपॉन में क्या है बेटा, qb। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे ई कहिए या इस पे ये चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर होगा। हम इस पे फार्मूले पे रखते हैं सारी वैल्यूओं को, तो r इजकल टू अंडर रूट में 2 और इलेक्ट्रॉन का बेटा मास कितना होता है, तो m इजकल टू हम यहाँ पे रख लेते हैं 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो वैल्यू को पुट कर लो तो 9 इंटू 10⁻31 इंटू, अब देखिए आपका m की वैल्यू हो गया k की वैल्यू, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, यही ऊर्जा जो होती है उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ये हो जाता है कितना आया है 72। ये है बेटा आपका 72 इंटू 10⁻90। ओके, तो यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में बेटा ये हो जाएगा q इंटू वी। तो q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 और b चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10⁻5। ओके, इस टोटल को जब हम सॉल्व करते हैं देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ सकती है। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले ये आपको ध्यान देना होता है कि हमारी कैलकुलेशन कैसे आसान पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल r इजकल टू अंडर रूट में देखिए 2 9 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 2 जा कितना होता है, तो 18 2 जा होता है 36 का 6 हो गया, कैरी 3 आया, और 18 7 जा क्या होता है, तो 18 7 जा बेटा होता है 126, और 126 में 3 कैरी ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 129, यानी 1296 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 10⁻31 है, यहाँ पे 10⁻19 है, तो माइनस पावर क्या होती है, प्लस हो जाएगी। तो 31 और 19 जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 31 है और 19, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 10 50 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर आपकी वो वैल्यू हो जाएगी -50। ठीक है, 50 हो गया। अपॉन में क्या है, तो देखिए 1.6 है, 1.6 से 9 में मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो 16 9 जा क्या होता है 144 होता है, और पॉइंट की 1 डिजिट है, 1 डिजिट पे पॉइंट आप लगा लोगे, और 10 की पावर -19 है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है, तो माइनस पावर यहाँ पे माइनस क्या होता है प्लस, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये बेटा आपका हो जाएगा -24। इसको सॉल्व करोगे तो r इजकल टू देखिए 1296 हम देखते हैं कि यह 36 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1296 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 36 इंटू 10 की पावर यहाँ पे -25 अपॉन यहाँ पे बेटा हो जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -24। अगर हम यहाँ पे देखें कि इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा और हटा लेते हैं, पॉइंट की 1 डिजिट अगर इसको हटाते हैं तो हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर -25, यह हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर -25 हो जाएगा। पावर सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितनी आएगी, यहाँ पे हमारा 36 है और अपॉन में यहाँ पे क्या आया है हमारा 144 आया है। इस वैल्यू को बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है
देखिए 12 3 क्या होता है 36 और 12 से ये 12 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा 3/12। ओके, अब यहाँ पे हम इसको पॉइंट में ले जाते हैं तो 0.30 हो जाएगा। तो 12 2 क्या होता है बेटा 24 होता है, और 30 में से 24 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और फिर 12 से अगर 60 0 बढ़ा लोगे तो 60, और 12 5 क्या होता है 60 हो जाता है। तो यानी R की वैल्यू आपकी 0.25 ये हो जाएगी मीटर, या इसे सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का क हो गया, तीसरे का ख देखते हैं। तीसरे का ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसमें दिया गया है कि स्मॉल m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर स्मॉल d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण के द्वारा अर्जित वेग v √√ में 2qEd/m है। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माना कि स्मॉल q आवेश कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है, जिस पर लगने वाला बल F है। अब देखिए, जब हम क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जब आप किसी चार्ज को यानी आवेश को रखते हो तो उस पर क्या होता है, बल लगता है, और लगने वाला बल अगर F है तो बेटा आपको पता है चूँकि F = क्या होता है, Q × E होता है। इसे हम इक्वेशन 1 कर लेंगे। यदि कण का द्रव्यमान, हम क्या कर लेते हैं कि यदि कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m हो, तो कण का त्वरण बेटा कण का त्वरण को हम क्या करते हैं, a ले लेते हैं। a = क्या होता है, F/m। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F = m × a होता है। तो a = हम क्या कर लेंगे, F/m। यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बेटा F की वैल्यू क्या है, Q × E है। तो F की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो a = क्या हो जाएगा, Q × E/, में क्या हो जाएगा, m। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में क्या है कि जो कण है वो E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय कर लेता है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि कण जो है, माना कि कण विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। और जब ये d दूरी तय करेगा विरामावस्था से चलकर, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो हम उसके अंतिम वेग को क्या लेते हैं, मानते हैं कि यह v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहीं पे ही आप लोग ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही या बाद में भी कर सकते हो कि इसका जो वेग है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि माना कि यहाँ पे ही हम ऐड कर दे रहे हैं, माना कि कण v वेग से विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी क्या कर लेता है, तय कर लेता है। अब गति के तृतीय समीकरण से तो बेटा गति का तृतीय समीकरण हमारा क्या कहता है
तो गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और d दूरी चला है तो d ले लेते हैं 2ad। तो यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण हमारा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ad, चूँकि विरामावस्था से चला है तो u हमारा क्या होगा 0, और v वेग प्राप्त कर लेता है। v वेग से आपका क्या कहता है d दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि v स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू बेटा 0 हो गई प्लस 2 इंटू, अब देखिए a की वैल्यू तो समीकरण 1 से या 2ad पहले रख लीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 2ad। समीकरण 2 से a का मान रखने पर अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 से a का मान यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी q इंटू ई अपॉन m, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा इंटू में क्या है d है, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2qed अपॉन m, या आप लिख सकते हो v इक्वल टू अंडर रूट में 2qed अपॉन m। और बेटा यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का ग नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तीसरे का ग है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा कि यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यहाँ पे हमें दी गई है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दिया है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो दूरदर्शी की बेटा आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल M से लिखते हैं। M इक्वल टू क्या है, आपकी वैल्यू 9 दी गई है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, देखिए नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की दूरी, इसे हम नली की लंबाई भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, तो इस दूरी को L से इंडिकेट करते हैं। तो L इक्वल टू आपका दिया गया है कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां, यानी हमें दोनों लेंसों की अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या होती है f0 भी बताना है और नेत्रिका की फोकस दूरी fe भी बताना है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि देखिए चूँकि आवर्धन क्षमता M इक्वल टू फार्मूला क्या होता है आपका FO अपॉन में FE फार्मूला होता है, और जब ये बेटा FO अपॉन FE होता है तो यहाँ पे M की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 9 इक्वल टू FO अपॉन FE, या हम कह सकते हैं कि FO इक्वल टू 9 FE। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। चूँकि दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है वो दी गई है आपकी L, और यहाँ पे चूँकि L इक्वल टू दोनों लेंसों के बीच की दूरियों को हम नली की लंबाई भी कहते हैं। ओके, तो नली की लंबाई L इक्वल टू क्या होता है, तो FO प्लस क्या होता है FE होता है। और समीकरण 1 से अगर हम FO का मान यहाँ पे पुट कर लें, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, और जब हम बेटा समीकरण 1 से F का मान यहाँ पे रख लेते हैं, देखिए L की लंबाई दी गई है 20 और FO की वैल्यू हो जाएगी 9 FE, और प्लस में क्या है बेटा यहाँ पे FE है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो 20 इक्वल टू 9 FE और FE कितना हो जाएगा 10 FE, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी FE इक्वल टू बेटा क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, और FE का मान
Fe का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब बेटा Fe का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, FO = 9 × Fe है और Fe की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो FO की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर। यानी हमारी नेत्रिका की जो फोकस दूरी होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी और आपकी अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का घ। तीसरे का घ है कि ओमी तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमीय परिपथ के लिए वोल्ट तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। देखिए गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, जैसे अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो जैसे हमारा सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ओमी प्रतिरोध क्या है। देखिए ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध, तो देखिए ओमी प्रतिरोध में हम ये कह सकते हैं वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी ओम के नियम को जो भी प्रतिरोध है ओम का नियम का पालन करेगा तो वह ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे अगर इनके बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये मान लीजिए कि वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजेंटल, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पर मान लीजिए कि हम V दर्शा रहे हैं, वोल्ट में है, और ये आपकी I है वर्टिकल में जो आपकी एम्पियर में है। ओके, यहाँ पे क्या है कि यदि हम रजिस्टेंस को दिखाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि रजिस्टेंस के साथ यह क्या होता है, यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा एंगल पे अगर हम इसे दिखा देते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओमी प्रतिरोध में VI ग्राफ जो होता है, VI ग्राफ सरल रेखीय पथ होता है। और देखिए अनओमी जो प्रतिरोध होते हैं ओमी प्रतिरोध जो होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जैसे चांदी का तार है, एल्युमिनियम का तार है आदि, ऐसे ही जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, ओम के नियम का क्या करते हैं, ये पालन करते हैं। ऐसे ही अपोजिट में हम देख सकते हैं अनओमी प्रतिरोध। अनओमी प्रतिरोध, तो बेटा वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनओमी प्रतिरोध कहलाता है। अनओमी प्रतिरोध कहलाता है। यानी ओम के नियम का जो क्या करे, पालन न करे, उसे हम क्या कहते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। और बेटा इसका जो ग्राफ देखते हैं, चलिए देखिए इसको हम मिटा देते हैं। इसका जो ग्राफ देखते हैं, वो जो ग्राफ बनता है VI ग्राफ जो बनता है, अब इसके में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आया है वैल्यू, इसका जो अनओमी प्रतिरोध में यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल जो टार्च होती है, टार्च के बल्ब हो गए, डायोड वाल्व हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, यह क्या है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनका जो ग्राफ होता है वो ये होता है कि स्टार्टिंग में तो ये बढ़ता है और फिर बाद में क्या होता है, घट जाता है। तो इनका जो ग्राफ होता है, ठीक है ना,
इनका जो ग्राफ होता है यानी जो वी ग्राफ होता है, ये ग्राफ वक्रीय होता है, वक्रीय ग्राफ बनाता है, या हम ये कहते हैं वी ग्राफ वक्रीय हम लिख सकते हैं कि वक्रीय होता है या वक्रीय परिपथ होता है। ओके, अब यहाँ पे वक्रीय परिपथ होता है और इसी में आपका परिपथ क्या हुआ, पहले प्रतिरोध आपका बढ़ रहा है फिर से घट रहा है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहते हैं, जो क्या करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का। इसमें दिया है बेटा कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो देखिए, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर बेटा नाभिक को हम समस्थानिक और संभारिक 2 भागों में वर्गीकरण करते हैं इसका। यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक को समस्थानिक एवं संभारिक में वर्गीकृत किया जाता है। यानी देखिए, समस्थानिक एवं संभारिक में वर्गीकृत किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कहा कि परिभाषित भी कीजिए। तो समस्थानिक, जो समस्थानिक है बेटा, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक हमारे वे कहलाते हैं कि वे परमाणु एक ही परमाणु होते हैं जिनके क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, समान होता है। द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, ऐसे जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के देखिए परमाणु क्रमांक जो है तीनों के क्या हैं, समान हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। और ऐसे जब होते हैं तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, ये हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। और इसी में जो आपके संभारिक आ जाता है, संभारिक, तो संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्याएं समान हो जाती हैं, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं और एक हमारा हो जाता है जैसे हीलियम का, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि इनके द्रव्यमान संख्या तो बराबर है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका छोटा सा क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण। तो नाभिक का वर्गीकरण बेटा समस्थानिक और संभारिक में किया जाता है। इनकी डेफिनेशन हमने आपको बता दिया, लिखा नहीं है, आई होप आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 4 का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह गति के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक निगमन कीजिए। देखिए, अपवाह वेग जो होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, या अपवाह वेग को ही हम अनुगमन वेग के भी नाम से जानते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं हम, अपवाह वेग या
अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से व्यक्त करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपवाह वेग का बस क्या होता है उसको हम लोगों ने बता दिया। देखिए बोर्ड एग्जाम में हमें जितना क्वेश्चन पूछा जाता है बस उसी का जवाब देना है। अब आपको हम क्लास में पढ़ा रहे होते तो वैद्युत क्षेत्र का कैसे यहाँ पे विपरीत दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन में आपको जितना पूछा गया है बस उसी का जवाब देना। अब आपको पूछा गया है कि अपवाह गति के आधार पर ओम के नियम के व्यंजक का निगमन कीजिए। देखिए वो अपवाह गति के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे ओम के नियम का व्यंजक। तो ओम के नियम का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे इससे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अपवाह वेग, चूँकि अपवाह वेग तथा धारा में संबंध, तो बेटा आपको पता है कि अपवाह वेग और धारा में संबंध क्या होता है, I होता है NEA VD, या VD आप बेटा लिख सकते हो I/NEA। इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। इसी प्रकार अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो बेटा अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध क्या होता है, तो आपको पता होगा VD हम लोग क्या लिखते हैं, VD EV टाउ अपॉन में क्या हो जाता है, ml हो जाता है। ओके, इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं EV टाउ अपॉन ml क्या हो जाता है, ये I/NEA। अगर हम यहाँ से वैल्यू को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी V/I अगर हम I को इसके अपॉन में करते हैं तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ml/E टाउ NEA। और चूँकि नियत ताप पर ml/E टाउ NEA क्या होता है, चालक का नियतांक होता है। ठीक है ना, नियत ताप पर ये ml/E टाउ NEA चालक का नियतांक हो जाता है। ये जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ते हो उसी में ये वैल्यू टोटल आती है। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं जब ये नियतांक होता है, जिसे क्या करते हैं हम R से व्यक्त करते हैं। और बेटा जब R से व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो V/I क्या हो जाता है R, या V/R × I, या हम कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती I। और यही क्या है बेटा, ओम के नियम का व्यंजक है, ओम के नियम का व्यंजक है। ओके, अब देख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4th का ग। आपका बेटा नेक्स्ट 4 का ग क्वेश्चन नंबर दिया है, किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। देखिए
यहाँ पे I इक्वल टू दिया है 3.5 साइन 628 t प्लस π/6 एम्पियर, ठीक है ना। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं और V इक्वल टू 28 साइन 628 t माइनस π/6 वोल्ट दिया है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि चूँकि I इक्वल टू बेटा आपको पता है कि I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, तो इसी इक्वेशन से हम क्या करते हैं इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो चूँकि I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से समीकरण 1 की तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है, देखिए तो I की जगह पे I है, I0 की जगह पे वैल्यू क्या है 3.5 है, यानी हम कह सकते हैं कि I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 एम्पियर। और ओमेगा टी की वैल्यू, तो देखिए बेटा ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 628 टी है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए। तो वर्ग माध्य मूल मान इक्वल टू क्या होता है, देखिए आई आर एम एस इक्वल टू, आपको फार्मूला पता होगा बेटा, चूंकि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, तो आई नॉट अपॉन रूट में क्या होता है 2 होता है। और आई नॉट की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 3 से। तो बेटा आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 अपॉन रूट 2। ओके, अब 3.5 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, तो इसको बेटा अब जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आई आर एम एस इक्वल टू रूट 2 से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3.5 इंटू रूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। यानी देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे आप, तो आई आर एम एस इक्वल टू 3.5 इंटू रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, अपॉन रूट 2 से रूट 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2। ओके, 2 से आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, तो आई आर एम एस इक्वल टू बेटा हो जाएगा, यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान होगा। अब देखिए 35 फोरजा क्या होता है, 35 फोरजा बेटा आपका हो जाएगा 140, तो 140 का 0 हो गया, कैरी आया 14, फिर 35 1 जा 35, और 35 में अगर हम 14 ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू बेटा हमारी हो जाती है 49, तो 49 का 9 हो गया, कैरी आया 4। अब 35 फोरजा क्या हो गया फिर से, तो 35 फोरजा 140 हो गया, तो 140 में अगर 4 ऐड कर लेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 44, तो 144 का 4 कैरी आया 14, और 35 1 जा 35, और 35 में 14 अगर ऐड कर लेते हो तो आपका ये वैल्यू बन जाता है 49। ओके, पॉइंट की 3 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, 4 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आई आर एम एस इक्वल टू 2 से अब डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी आपकी आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 2.4745 एम्पियर। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आवर्तकाल बताइए। ठीक है, आवर्तकाल, तो देखिए आवर्तकाल कैसे हम फाइंड करेंगे इसमें, देखिए समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से। अब देखिए समीकरण नंबर 4 क्या है, ओमेगा टी इक्वल टू 628 टी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए स्मॉल टी से ये स्मॉल टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ओमेगा बचा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लोग नोट कर लीजिए, चूँकि ओमेगा इक्वल टू बेटा होता है 2 पाई अपॉन में टी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू 628, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल टू बेटा हो जाएगा 600, यहाँ पे हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 628 हो जाएगा। ओके,
अब ये हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी। अब टी की वैल्यू को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए टी इजकल टू 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 628। तो 2 से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 300 क्या आ जाएगा 14। तो टी इजकल टू 3.14 अपॉन 314। ओके, 100 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा 314 अपॉन 314 इंटू 100। ओके, तो ये पूरी की वैल्यू पूरी से कैंसिल हो जाएगी। तो टी इजकल टू क्या आ गया 1 अपॉन में 100, या हम टी इजकल टू लिख सकते हैं 1 में 100 से डिवाइड करोगे तो देखो नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 पॉइंट पे क्या लगा देंगे हम, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.0 क्या हो जाएगा 1। तो 0.01 ये हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर निकालिए। तो देखिए कलांतर क्या होता है, तो धारा तथा, थर्ड क्वेश्चन है आपका, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो कलांतर फाई इजकल टू क्या होता है बेटा, तो फाई इजकल टू होता है टोटल, आप इनकी वैल्यूओं को हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू हमारी क्वेश्चन में ये दिया गया है, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, कलांतर फेज। ओके, तो यहाँ पे जब अगर हम इसका फेज निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए 628t प्लस पाई बाई 6 माइनस, अगर यहाँ पे माइनस लगा लेंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो पाई बाई क्या हो जाएगी 6। तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी फाई की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 3। तो कलांतर बेटा हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 3 कह सकते हो, या आप इसे 60 कह सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 का घ। गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। तो देखिए गामा किरणों के जो 4 प्रमुख गुण हैं हमारे निम्न हैं। ये अति लघु तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। इसको मैंने लिख दिया है बेटा, ये जो देखिए गुण इनके हैं, गुण में आप लोग को ये आपने पढ़ा भी है, तो जो छोटे छोटे पार्ट हैं जिनको आप लिख सकते हो वह उसी वैल्यू को हम यहाँ पे दिखा दिए हैं कि ये अति लघु तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। इनका वेग जो होता है, गामा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के लगभग क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं गामा किरणों का भी जो वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये इसके वेग की ही क्या होता है, इनका भी वेग क्या होता है बराबर होता है, और इनकी सहायता से हम नाभिकीय संरचना ज्ञात किया जा सकता है। और चौथा कारण है इनका मुख्य कि कैंसर के उपचार में भी हम क्या करते हैं गामा किरणों का उपयोग करते हैं। और इनके 4 जो प्रमुख गुण हो गए। अब इसमें पूछा कि गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो तरंगदैर्घ्य की बात होती है तो ये हमारा बैगनी पराबैंगनी है, ये पराबैंगनी पराबैंगनी और तरंग की तरंगदैर्घ्य है, और ये हमारा गामा की तरंगदैर्घ्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब कंपेयर करते हैं इन तरंगों में तो तुलना करने में हमें ये मिलता है कि हम यहाँ पे क्या है कि पराबैंगनी की जो तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁸ से 4 × 10⁻⁷ है, और जबकि गामा की 10⁻14 से 10⁻10 मीटर है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य, पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो गामा किरणों से अधिक होती है। ओके, ये हमारा 4 का घ नंबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि
L प्रेरकत्व, C धारिता तथा R प्रतिरोध हो तो सिद्ध कीजिए कि L/C R का मात्रक ओम होगा। ओके, जहाँ देखिए L प्रेरकत्व है आपका, तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। चूँकि L इजकल टू आपको पता है बेटा कि E/, में क्या होता है, di/dt, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसका L का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यदि हम L का प्रेरकत्व का मात्रक यहाँ से निकालते हैं तो E क्या है आपका, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, अपॉन में di क्या है, तो धारा है, तो धारा का मात्रक एम्पियर, और अपॉन में सेकेंड है, तो सेकेंड को हम मात्रक क्या लिख सकते हैं, टाइम है, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड का मात्रक हमने लिख दिया इनवर्स में, क्योंकि सेकेंड नीचे लिखेंगे सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपका बेटा L का मात्रक हो गया। C क्या है आपकी, C धारिता है, तो C इक्वल टू क्या होता है, चूँकि C इक्वल टू बेटा होता है Q/V, जहाँ Q क्या है तो आवेश है और V क्या है, विभवांतर है। तो यहाँ पे C का मात्रक अगर आप निकालते हो तो C का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम लिखें या आप लिख सकते हो क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो। ओके, आपको पता ही होगा चूँकि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T, तो I का मतलब धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और विभवांतर, तो विभवांतर का बेटा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ऐसे ही R दिया है प्रतिरोध, तो R इक्वल टू, तो चूँकि R इक्वल टू क्या होता है आपका V/I, तो R का मात्रक अगर आप निकालोगे तो R का बेटा मात्रक क्या हो जाता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर। अब जब तीनों की वैल्यू हम मात्रक निकाल लिए हैं, अब आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए, आपको प्रूफ करना है बेटा कि L/CR, चूँकि L/C इंटू R इजकल टू क्या प्रूफ करना है आपका, तो ये मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो अगर हम LHS ले लेते हैं कि L/CR से, तो अब देखिए प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो प्रेरकत्व का बेटा मात्रक आपका यहाँ पे आया है वोल्ट प्रति एम्पियर सेकेंड इनवर्स। ओके, अब अपॉन में क्या है, तो धारिता का मात्रक आपने क्या निकाला है, तो धारिका का मात्रक हमने निकाला है एम्पियर सेकेंड अपॉन में वोल्ट, और इनटू अब प्रतिरोध का मात्रक क्या निकाला गया है, तो प्रतिरोध का मात्रक निकाला गया है वोल्ट अपॉन में एम्पियर। तो अब देखिए वोल्ट से ये वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर से आपका ये एम्पियर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बाहर का बाहर और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इस सेकेंड इन्वर्स है, सेकेंड इन्वर्स को अगर आप ऊपर ले जाइए, चाहे यहाँ पे आप लिख लीजिए डायरेक्ट एम्पियर, ये हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सेकेंड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड इन्वर्स है, यहाँ पे सेकेंड की पावर 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, पावर जुड़ जाएगी, तो -1 1 0, सेकेंड की पावर 0 यानी 1 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, और वोल्ट प्रति एम्पियर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ओम कहते हैं। यही आपका क्या था, यही आपको बेटा प्रूफ करना था। ओके, अब इसके आगे बेटा क्वेश्चन को, अब यहाँ तक 4 का अंग हमारा सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 5 में भी हमारे 5 क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है। वीडियो एक्चुअली अब पूरा सेट अगर एक ही वीडियो में कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए अब हम इस वीडियो में सेकेंड पार्ट की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ये पूरा का चैप्टर आपका जो सेट है फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करा देंगे। ओके, नहीं तो ऐसे लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप तक इतने क्वेश्चनों का तब तक आप प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको समझ में आए बेटा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। ओके, थैंक यू बेटा।